दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 21 अक्टूबर 2020 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। आज हमको द हिंदू में दो आर्टिकल्स को यहाँ पे डिस्कस करना है जो हमारे यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है ऑफशोर डिल्यूशन इन डिफेंस फ्लॉड पॉलिसी टर्न। इस आर्टिकल कंटेंट्स है इंडियन एयरस्पेस इंडस्ट्री। अभी रिसेंटली में गवर्नमेंट द्वारा अभी डिफेंस की ऑफसेट पॉलिसी को रिमूव किया गया है, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि ऐसे गवर्नमेंट द्वारा डिसीजन लेना जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए किया गया है और भारत को आत्मनिर्भर अप्रोच देने के लिए डिफेंस सेक्टर्स में, क्योंकि इंडिया द्वारा ज़्यादातर अपने डिफेंस को बूस्ट इंपोर्ट करके करा जाता है। लेकिन आज ऑफसेट पॉलिसी को हटाने से क्या इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो हो पाएगी, क्या डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होगी डिफेंस सेक्टर्स में। और ये ऑफसेट पॉलिसी से 2005 में इसे स्टार्ट करने से काफ़ी अच्छे आउटकम निकले थे। क्या इंडिया डिफेंस सेक्टर्स को स्ट्रेंथन दे पाएगा? आगे बोला जाता है कि ग्लोबली में मोस्टली कंट्रीज द्वारा डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर कम ट्रेड किया जाता है। वे डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते किसी से और ना ही अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं किसी के साथ, जिससे वे अपने नेशनल को सेव रखते हैं। लेकिन कमर्शियल गेन्स और ग्लोबली में टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हो उसके लिए गवर्नमेंट और फर्म द्वारा ट्रेड किया जाता है और कंट्रीज़ के बीच में डिफेंस इक्विपमेंट के लिए ट्रेड किया जाता है बायलैटरल सेल्स द्वारा, बायलैटरल टाइज द्वारा, जिसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे होने से उसे वेपन को यूज़ करने, उसे एडवांस और रिसेल करने तक में, क्योंकि एक कंट्री कभी ज़्यादातर नहीं चाहती कि उसकी डिफेंस और टेक्नोलॉजी का ग्लोबली में पता चले, जिससे हो सकता है उनके अगेंस्ट में ओपोनेंट कंट्रीज़, उनके दुश्मन कंट्रीज़ उसका मजबूत वेपन का तोड़ निकाल ले और उनकी कंट्री पर खतरा बढ़े। और इस डिफेंस ट्रेड में बाहर से डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज करते समय उन प्रोडक्ट्स का प्राइस काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि जियोपॉलिटिक्स दोनों देशों की और टेक्नोलॉजी पर, जिसके बेसिस पर एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाता है लॉन्ग टर्म बेस पर, और जहां पर बायर को टेक्नोलॉजिकल फिक्सेशन भी मिलती है। प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के कारण एक बायर को बल्क में परचेज करनी पड़ती है और उस बायर को पूरी तरह से डिपेंड होना पड़ता है सप्लायर पर, उसके अपग्रेडेशन और उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए, जिससे कह सकते हैं कि एक बायर को पूरे तरीके से डिपेंड होना पड़ता है एक सप्लायर पर। वो खुद से कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। जिसमें आगे बोला जाता है कि ज़्यादातर ग्लोबली में डेवलपिंग कंट्रीज ही बायर होती हैं जिनके द्वारा ज़्यादातर इन डिफेंस वेपन्स को परचेज खरीदा जाता है, क्योंकि इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास अच्छा इंडस्ट्रियल बेस, रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ ना होने के कारण, जिससे इनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो ही नहीं पाती है, जिसके कारण वे इंपोर्ट करते हैं इन डिफेंस प्रोडक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, जिसमें प्राइस बहुत ज़्यादा होता है वेपन्स का। जो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स डिपेंड करती है एक गवर्नमेंट पर, वे कितने अच्छे से बार्गेनिंग करते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिकल्स और इकोनॉमी को ध्यान में रखकर। भारत विश्व का बहुत बड़ा बायर है जिसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट को परचेज किया जाता है लोवेस्ट प्राइस पर, जिसमें इंडिया द्वारा टेक्नोलॉजी को भी खरीदा जाता है, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को अपग्रेड किया जाता है और रिसर्च और डेवलपमेंट की कैपेबिलिटीज़ को बनाया जा सके। जिसके लिए इंडिया द्वारा ऑफसेट क्लॉज ऑफ मींस ऑफसेट पॉलिसी को लाया गया था, जिसमें इंडिया द्वारा ग्लोबली में परचेसिंग के साथ साथ अपने गोल्स को भी अचीव किया जा सके डिफेंस सेक्टर्स में। जिसके लिए इस ऑफसेट क्लॉज को स्टार्ट 2005 में किया गया था। ऑफसेट पॉलिसी वह पॉलिसी है भारत की जिसमें इंडिया द्वारा 300 करोड़ या उससे ज़्यादा का परचेजिंग की जाएगी, तो जिसके बदले में उस फॉरेन कंट्री या कंपनीज द्वारा इसका 30% भारत में इन्वेस्टमेंट करनी होगी डिफेंस सेक्टर्स में उनको, जिससे स्किल्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके इंडिया में और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया जा सके डिफेंस सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, जिससे भारत द्वारा खुद से न्यू इंडिजिनियस प्रोडक्शन की गई है एक टाइम फ्रेम के अंदर, और इंडियन प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जा सके हाईटेक स्किल्स के लिए और प्रमोट किया जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। इस ऑफसेट पॉलिसी में इंडिया द्वारा काफ़ी चेंजेस भी किए गए थे पास्ट में। आगे बोला जाता है कि नवंबर 2019 में डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा 52 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया, जिसमें उनकी कॉस्ट रही $12 बिलियन की, और इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाएगा 2022 तक। अभी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट द्वारा मेंशन किया गया कि 2007 और 2018 के बीच में गवर्नमेंट द्वारा 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया गया, जिनकी वैल्यू 66,427 करोड़ की थी, जिनमें उन कॉन्ट्रैक्ट्स की रियल वैल्यू 8% थी। सिर्फ 5,457 करोड़ की रियल वैल्यू थी जिसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट को तो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया था, जिससे उन ऑब्जेक्टिव को अचीव ही नहीं किया जा सकता जो ऑफसेट पॉलिसी का एक हिस्सा है।
इसमें गवर्नमेंट द्वारा कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं बनाया गया है जिससे देखा जा सके ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं। और इस ईयर गवर्नमेंट द्वारा ऑफसेट पॉलिसी को हटा दिया गया, इसमें ऑफसेट क्लॉज का कोई इस्तेमाल नहीं होगा बायलैटरल डील्स में आगे से, और सिंगल डील्स की जाएंगी कि मीन सिंगल सेलर्स के साथ डील होंगी, मोनोपोली बढ़ेगी जिसमें से हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऑफसेट पॉलिसी से अभी बायलैटरल डील्स होती हैं जिनसे वो लोग हमारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आगे से तो ऐसा होगा ही नहीं। आज इंडिया की मोस्टली डिफेंस डील बायलैटरल डील्स, लेकिन सिंगल मोनोपोली डील्स होंगी जिनसे उन सिंगल सेलर का पूरा कंप्लीट राइट होगा टेक्नोलॉजी पर, जो शेयर की जाती थी ऑफसेट क्लॉज के थ्रू बायलैटरल डील्स में। गवर्नमेंट द्वारा इस ऑफसेट क्लॉज को हटाना जिससे इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन बूस्ट नहीं किया जा पाएगा और टेक्नोलॉजी में भी कोई ग्रोथ नहीं होगी डिफेंस सेक्टर्स में, क्योंकि ऑफसेट क्लॉज से पहले टेक्नोलॉजी शेयर की जाती थी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हेल्प मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जिससे सेलर का पूरा राज होगा डील पर, क्योंकि कोई ऑफसेट पॉलिसी नहीं होगी। और गवर्नमेंट से जब इस इशू पर जवाब मांगा कि ऑफसेट पॉलिसी को क्यों हटाया जा रहा है, जिसके लिए उनके द्वारा कहा गया कि इंपोर्ट करने से ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही थी, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उन वेपन्स को खरीदने के लिए कॉस्ट ज़्यादा पड़ती थी, लेकिन जिससे अब कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब वे अपनी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे हमारे भारत में, जिससे डिफेंस सेक्टर्स में स्ट्रेस आएगा और जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे भारत को ऑफसेट पॉलिसी हटाने से। आगे बोला जाता है कि ऑफसेट पॉलिसी अच्छे से सक्सीड हो सकती है अगर हमारे डिफेंस सेक्टर्स में अगर इसे डिज़ाइन और रिफॉर्म्ड किया जाता है तो अच्छे से। भारत के पास एक बहुत बड़ा एरोस्पेस इंडस्ट्री मौजूद है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इंडिया अभी भी ग्लोबली में सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी कमज़ोर देश है, एक बहुत बड़ा एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट ना करने के कारण। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है होने के बावजूद भी, जो सिर्फ डिफेंस प्रोडक्शन करती है, उसके बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। भारत के पास नेशनल सिविल एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे इंडिजीनियस रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स होने से भी इंडिया अभी भी पीछे, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत ही नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है एडवांस। भारत में ऑफसेट पॉलिसी को 2005 में शुरू किया गया था, जिसके बाद भारत में काफ़ी ज़्यादा डिफेंस प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा पाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में 300 करोड़ और उससे ज़्यादा की इम्पोर्ट पर उस फॉरेन सेलर द्वारा भारत में इन्वेस्ट किया गया डिफेंस में इंडियन कंपनीज़ के साथ, जिसके बाद एरोस्पेस में इम्पोर्ट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ, जिसके कारण भारत का एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ होने लगा था, जिसमें 544% तक का इंक्रीजमेंट हुई थी 2007 में, और 2014 में एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ था $6.7 बिलियन का, जो $62 मिलियन 2005 में था। इतनी तेज़ी से एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इंक्रीज़ हुई थी। ऑफसेट क्लॉज पॉलिसी के कारण ही भारत द्वारा वर्ल्ड के टॉप 10 एरोस्पेस एक्सपोर्टर्स में अपनी रैंक को हासिल कर पाया था। भारत एक ऐसी कंट्री है जहां पर कंट्री का कोई बड़ा डोमेस्टिक प्रोडक्शन एरोस्पेस फार्म ही नहीं है, लेकिन यह एक्सपोर्ट तब गिरा जब ऑफसेट क्लॉज को हटाया गया था, थोड़ा सा उसे जब रिलैक्स कर दिया गया था। लेकिन इस पॉलिसी का साइज़ का स्केल अब 300 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक कर दिया गया है परचेसिंग के लिए 2016 में। इसी 2005 की ऑफसेट पॉलिसी से भारत की अन्य एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट किया गया भारत के बेंगलुरु में। तो बात यह कही जाती है कि इन सभी तर्कों से भी, इस ऑफसेट पॉलिसी को हटाने से भी कोई डेवलपमेंट नहीं की जा पाएगी इंडियन डिफेंस सेक्टर्स में। अंत में बोला जाता है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट द्वारा इस पर पूरी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी को हटाया गया और जिसमें बोला जा रहा है कि ऑफसेट पॉलिसी को हटाने से इंडिया द्वारा उस एक इंस्ट्रूमेंट वेपन को खोया जा रहा है जो इंडिया को एक एडवांस टेक्नोलॉजी प्राप्त करवाता है अन्य कंट्रीज से, जिसके द्वारा नेशन को स्ट्रेंथन प्राप्त होती है। आज इन सब पर इंडिया को विचार करना चाहिए एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। इंडिया को इस ऑफसेट पॉलिसी के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत है अभी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल इंटरेस्ट को समझना चाहिए और आत्मनिर्भर भारत अभियान सेल्फ रिलायंट के लिए ऐसी अप्रोच ना हो जिससे इंडिया खड़ा ही ना हो पाए अपने दम पर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है फ्लॉड फॉरेनर ट्राइब्यूनल, इस आर्टिकल का कंटेस्ट है फॉरेनर ट्राइब्यूनल। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज फॉरेनर ट्राइब्यूनल अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं। वो बोला जा रहा है कि एक फॉरेन ट्राइब्यूनल के केसेस की अभी अनाउंसमेंट की गई, उनके द्वारा 818 ऑर्डर्स को पासिस किए गए थे 2017 से लेकर 2019 तक में,
उन ऑर्डर्स को दोबारा से अभी अनाउंस किया गया, जिसमें फॉरेन ट्राइब्यूनल्स द्वारा सिर्फ अपनी मनमानी और हीट नेचर्स से ऑर्डर दिए गए और पर्सन्स को फॉरेनर करार करके उन्हें इंडिया से रिमूव कर दिया गया। उनके द्वारा दिए गए ऑर्डर्स में से 96% तक ऑर्डर्स में एक्सपेटे ऑर्डर, मतलब जिन्हें इंडिया का सिटीजन्स ना होना और उन्हें इंडिया से निकाला गया, जो ऑर्डर काफ़ी इनकन्सिस्टेंट, अनक्लियर और डिस्क्रिमिनेटरी भरे थे। फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के मोस्टली ऑर्डर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स के नाम, पुलिस स्टेशन और डेट्स, सब कुछ में चेंजेस पाए गए और जो भी इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस द्वारा की गई उन सब में चेंजेस थे। उनमें से 733 ऐसे केसेस थे जिसमें पुलिस द्वारा क्लेम किया गया उन सस्पेक्टेड पर्सन से पहले मिलने का जांच पड़ताल के लिए, जिसमें पुलिस द्वारा उन सस्पेक्टेड पर्सन से डिमांड की गई थी इंडिया के सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट प्रूफ को शो करने की, जिसमें से 570 केसेस में सस्पेक्टेड पर्सन द्वारा कोई डॉक्यूमेंट शो ही नहीं किया गया था और जो भी डॉक्यूमेंट शो किए गए उन्हें मैंशन ही नहीं किया गया है उनके फॉरेन ट्राइब्यूनल के केसेस फाइल्स में। फॉरेन ट्राइब्यूनल्स द्वारा इतनी लापरवाही दिखाना सिटीजन के इशू पर, जिनमें सिर्फ उन 570 पर्सन्स के बारे में यह बोला गया कि उनके द्वारा कोई भी सिंगल डॉक्यूमेंट शो ही नहीं किया गया, और उन केसेस में 2018 केसेस ऐसे थे जिनमें पुलिस द्वारा ये खुद से ही उन सस्पेक्टेड पर्सन्स को बांग्लादेशी घोषित किया गया था, जो म्यान सिंह बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। पुलिस द्वारा मीटिंग करना इन सस्पेक्टेड पर्सन से, जिसके बावजूद फॉरेन ट्राइब्यूनल द्वारा डायरेक्टली ऑर्डर्स दिए गए, उसके बाद कोई अन्य इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई उन पर। आगे अगर कोई पर्सन को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है तो एक ही बार इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं, कोई दूसरा इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती उन पर, जिससे पता चल सके कि सच में वह पर्सन इस देश का है या अन्य देश का। ऐसा कुछ किया ही नहीं जाता। आगे बोला जाता है कि अभी जितने भी केसेस मिले जिनमें पुलिस द्वारा क्लेम यह किया गया कि पुलिस द्वारा पहले उनसे सस्पेक्टेड पर्सन से जांच पड़ताल की गई थी, जिसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट को बनाया गया था, लेकिन बोला जाता है कि 98% ऐसे केसेस रहे जिनमें पुलिस द्वारा उन सस्पेक्टेड पर्सन से कोई मुलाकात ही नहीं की गई थी, जिनसे उन्हें नोटिस दिया जा सके ट्राइब्यूनल में पेश होने का। पुलिस द्वारा ये बोला गया जिसके लिए उन सस्पेक्ट पर्सन्स को ट्रेस इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वे पहले इन एरियाज़ में रहते ही नहीं थे और जिन्हें ट्रेस ही नहीं किया जा सकता था, और उन एरियाज़ में आस पड़ोस से पूछताछ के बावजूद भी। लेकिन इस इशू पर एक एडवोकेट से बात की गई जिसके द्वारा ये बोला गया कि आस पड़ोस में रहने वाले पर्सन्स ही सस्पेक्टेड पर्सन्स के विटनेस बने थे और जिनमें कोई भी क्वेश्चन ही नहीं किया जाता जहां पर ये सस्पेक्टेड पर्सन्स रह रहे थे। फॉरेन ट्राइब्यूनल द्वारा पुलिस को क्रॉस एग्जामिन की परमिशन नहीं दी जाती, जिसके कारण इन प्रूफ्स को फाइंड ही नहीं किया जाता, उन पर्सन्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसके कारण असम में बहुत सारे सस्पेक्टेड पर्सन्स को डिपोर्ट कर दिया जाता है बांग्लादेश में फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के थ्रू और पुलिस के इन तरीक़ों से कार्य करने से। आगे बोला जाता है कि इन सस्पेक्टेड पर्सन्स के साथ कोई ट्रायल ही नहीं किया जाता, जहां पर एक पर्सन्स के पास कोई गिल्टी नहीं होती है और स्टेट द्वारा ही एक प्रूव किया जाता है ज़बरदस्ती उस पर्सन द्वारा उस पर्सन पर कि क्राइम उसने कमिटेड किया है। और फॉरेन एक्ट 1946 के तहत एक एक्यूज पर बर्डन आ जाता है प्रूफ के लिए। अगर पर्सन द्वारा फॉरेन ट्राइब्यूनल में कोई प्रूफ को शो नहीं किया जाता तो ट्राइब्यूनल द्वारा ऑर्डर पास करके उसे फॉरेन एक्सपर्टी घोषित कर दिया जाता है, एक फॉरेनर घोषित कर दिया जाता है, जिसमें पर्सन को एक मौका तक नहीं दिया जाता अपने आप को साबित करने का। जितने भी एक्सपर्टेड ऑर्डर्स को पास किया गया जिनमें पुलिस द्वारा कोई एविडेंस को प्रोड्यूस ही नहीं किया गया जो उसे इंडियन सिटीजन घोषित कर सके, जिसके बाद डायरेक्टली उसे बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाता है और उसे वापस भेज दिया जाता है। फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के सिर्फ 31 केसेस ऐसे थे जिनमें सिर्फ 31% द्वारा ही अपने आप को डिफेंड किया गया। ट्राइब्यूनल द्वारा उन्हें परमिशन देके अपने आप को प्रूफ करने की इजाज़त दी गई थी और यह 31 ऑर्डर उन्हीं सेम ट्राइब्यूनल मेंबर्स द्वारा पास किए गए जिनके द्वारा अन्य केसेस को पास किया गया था। उस मेंबर्स द्वारा यह बोला गया कि असम में फॉरेन ट्राइब्यूनल मेंबर्स द्वारा ज़्यादातर कोशिश यह रहती है कि सस्पेक्टेड पर्सन को जल्दी से जल्दी बांग्लादेशी घोषित किया जाए। इस मेंबर को फॉरेन ट्राइब्यूनल में 2015 में अपॉइंटेड किया गया था, जिनसे बात की गई थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो वहाँ पे अपॉइंटेड की गई थी, लेकिन जिसे 2017 में
जिसे मेंबर के पद से हटाया गया था, क्योंकि उनके द्वारा पर्सन्स को जल्दी से जानबूझकर बांग्लादेशी घोषित नहीं किया जा रहा था, जिसके लिए उन्हें और अन्य मेंबर्स द्वारा गुवाहाटी हाई कोर्ट में उनकी सर्विसेज को बंद करने के लिए पेटिशन डाला गया था, जिसके बाद उन्हें उनकी पोस्ट को वापस दी गई थी। लेकिन फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के ज़्यादातर केसेस में यही पाया गया कि उन्हें फॉरेनर घोषित किया जाए। इन सब केसेस की सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि ट्राइब्यूनल द्वारा एक केस में सॉल्व करने में कम से कम 10 साल का समय लग जाता है उस केस को ख़त्म करने में, जिसमें से 92% केसेस को अभी 2018 और 19 में जिनके ऑर्डर्स दिए गए, जिसमें 82% केसेस में पुलिस द्वारा ट्राइब्यूनल रिपोर्ट दी गई 2018 और 19 में, जिसमें उन केसेस को दर्ज 1999 और उससे पहले दर्ज किया गया था, जिनके कारण ये केसेस एक जगह पर सालों साल तक पड़े रहते हैं और जिनमें डिले चलता ही रहता है हमेशा ही, जिनमें ट्राइब्यूनल द्वारा जल्दबाजी के कारण कभी कभार उन्हें गलत ऑर्डर दे दिए जाते हैं और इन सब की एक्सपर्टी और अभी इन सब की एक्सपर्टी ऑर्डर्स की रिपोर्ट को हासिल करने के लिए ट्राइब्यूनल द्वारा 39 दिन लगाए गए थे अभी इन रिपोर्ट्स पे अनाउंसमेंट करने के लिए, जिनमें साफ साफ पता लगता है कि ट्राइब्यूनल कितनी तेज़ी से एफिशिएंटली कार्य कर रहा है। फॉरेन ट्राइब्यूनल्स द्वारा दिए गए ऑर्डर्स में से 97% केसेस के सस्पेक्टेड पर्सन्स को डिपोर्ट कर दिया गया, जिनमें से कुछ को डिपोर्ट ही नहीं किया गया, क्योंकि डिपोर्ट के लिए बांग्लादेश का परमिशन होना ज़रूरी है उस पर्सन्स को एक्सेप्ट करने में। असम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा बोला गया कि अभी तक सिर्फ 227 पर्सन्स को डिपोर्ट किया गया है 2013 से लेकर 2020 तक में बांग्लादेश में। अंत में बोला जाता है कि आज फॉरेन ट्राइब्यूनल को कंप्लीट प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, जिससे फ्री और ट्रांसपेरेंट ट्रायल हो सके उन पर्सन्स का। आगे बोला जाता है अभी तक 19 लाख पर्सन्स को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इंडिया से निकाला गया है, जो फॉरेन ट्राइब्यूनल के सामने अभी पेश किए जाएंगे। इन 19 लाख पर्सन्स के केसेस में अपनी मनमानी ना करे फॉरेन ट्राइब्यूनल्स और बिना समझदारी के कोई ऑर्डर्स को ना जारी करे, जैसे कि पास्ट में किए गए थे। तो गाइस ये था आज का हमारा द हिंदू अनाउंसमेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच एंड आई नो आपको समझ आएगा, और अगर आपको समझ आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।